Yes, class. Very good morning. Welcome to the world of science. Welcome to KCI. Okay. तो अपन पिछले क्लासेस में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है ना। अब आगे की क्लासेस में क्या पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट हैं, क्या क्या बदलाव छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में उपस्थित होते हैं, उनके बारे में कुछ अहम जानकारियां आज देखेंगे कि भाई बदलाव होते हैं तो किस किस तरह के होते हैं। ये अपना था, यहां तक था अपना क्या पिछला क्लास था, पिछला लेक्चर यहां तक हो चुका था, ठीक है ना। हाँ, ड्यूडेनम जोजेनम इलियम सब कुछ बता दिया था, है ना, ठीक है। इसके बाद अपन देख रहे हैं अब क्या नेक्स्ट। ओके गाइस, तो यहां पे अपन बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि आपकी छोटी आंत में क्या क्या बदलाव, क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है ना। तो कहानी पूरी एज सच आपको क्लियर थी कि नहीं थी क्लियर? क्या कि भाई क्या बदलाव, क्यों बदलाव होने, उसकी जरूरत क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, उसके हिसाब से उसमें बदलाव होंगे। छोटी आंत का यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, उसका काम होता है क्या, एब्जॉर्प्शन। जो भी अपन खाएंगे ना, उस खाना को एब्जॉर्ब करना, उसको अवशोषित करना, अवशोषण ही तो उसका काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो जो हर एक वो चीज जो उसको एब्जॉर्ब करने में, जो खाना को अवशोषित करने में मदद करेगी, उसके हिसाब से छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके बदलाव होते जाएंगे, ठीक है। यहां तक तो देख लेते हैं बदलाव क्या क्या होते हैं। देखो पहले नंबर पे क्या लिखा है, एज सच बदलाव की बात करें तो क्या लिखा है पहले नंबर पे, ग्रेटर लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने उस दिन आपको ऐसे 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 कुछ डायग्राम बना के दिखा दिया था कि भाई ऐसे ऐसे का मतलब क्या है, टेढ़े बेढ़े का मतलब क्या, इसका भाई साहब सरफेस एरिया बढ़ाना होता है इसको, इसीलिए ये टेढ़ी बेढ़ी होती है। ये सब आपको मैंने उस क्लास में बता दिया था, ठीक है ना। अब आज देखेंगे अगर, तो देखो भाई साहब लिखा क्या है, वही सेम चीज नहीं लिखी है क्या, ग्रेटर लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पहला मॉडिफिकेशन, पहला बदलाव क्या है, उसकी ग्रेटर लेंथ यानी कि उसकी लंबाई क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। उसकी लंबाई कैसी कर देते हैं, बड़ी कर देते हैं। भाई साहब लंबाई बड़ी हो जाएगी ना, तो उसकी जो सतह है अपने आप ही बढ़ जाएगी, तो उसकी जो सरफेस एरिया है, उसकी सतह है, वो अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया, जितनी ज्यादा बड़ी सतह है, उतना ज्यादा ही उसको जगह मिलेगी खाना को एब्जॉर्ब होने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए पहला मॉडिफिकेशन आपने देखा क्या, ग्रेटर लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो क्या है, द प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डीप फोल्ड्स इन म्यूकोसा। एक वर्ड आया यहां पे क्या, म्यूकोसा, इज कॉल्ड लीकेज सर्कुलरिस, वल्वुला कॉन्वेंटे और वॉल्स ऑफ कर्किंग, है ना। ये सब चीजें अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रही होंगी, नाम क्योंकि उनके उल्टे सीधे हैं ना, अटपटे नाम है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेशन सिंपल सी बात है। जो भी तामझाम में दुनियादारी हो रखी है ना, यहाँ पे थर्ड नंबर पे अपन वेलाई की बात करेंगे, फिर क्या माइक्रो वेलाई आएगा। ये चारों के चारों जो भी बदलाव दुनियादारी हो रखी है, इनका मोटिव एक ही है, क्या, सरफेस एरिया को बढ़ाना। क्या है इनका मोटिव, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इसके लिए अवशोषण के लिए, क्या करने के लिए, अवशोषण के लिए, यानी कि फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो इस लाइन की अगर अपन बात करें, देखो भाई साहब इस लाइन की बात करें अगर अपन, क्या लिखा है यहाँ पे, एक वर्ड आया क्या है, म्यूकोसा। कौन सा वर्ड आया यहाँ पे, म्यूकोसा। म्यूकोसा होता क्या है, म्यूकोसा क्या होता है यहाँ पे, म्यूकोसा होता है कि जो अपने स्टोमक की इंटरनल लेयर्स होती है ना, सबसे अंदर वाली अंदरूनी सतह जो होती है उसको क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। फिर उसके ठीक ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसा। फिर मस्कुलरिस, सबसे ऊपर वाली यानी कि सबसे बाहर वाली जो होती है उसको क्या बोलते हैं, सेरोसा। चार लेयर की बात करें यहां पे, अगर आपको मैं यहां पे थोड़ा सा अलग से बता दूं, अभी अपन अगर
अभी इसके बाद अगर क्या पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्या हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो अपना होता है उसमें कितने लेयर्स होती है, उसमें प्रॉपर डीपली बताएंगे आपको, ठीक है ना। मान लो ये आपका क्या हो गई, इंटेस्टाइन की वॉल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही लेयर नहीं होती है, जो ऊपर वाली सतह है, मान लो अगर अपन एक ऐसे, जैसे आप ऑनियन प्याज जानते हैं ना, प्याज को छीलते हैं ना, तो एक सतह आपने निकाली, दूसरी निकलेगी, दूसरी सतह यानी कि परत निकाली, तीसरी निकलेगी, तीसरी निकाली तो कितनी, चौथी निकलेगी, ऐसा होता है ना। तो ठीक उसी तरह से प्याज की तरह, ऑनियन की तरह भी आपके एलिमेंट्री कैनाल में भी सतह होती हैं, है ना। इस इंटेस्टाइन की बात करें अगर अपन, या फिर स्टोमक की बात करें कहीं भी, तो क्या है उसमें, देखो 4 सतह होती हैं अगर पूरी इंटेस्टाइन ले ली, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये मैंने आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया मैंने आपका, इसके अंदर एक दूसरी लेयर होगी, ये लो, ये मैंने आपकी दूसरी सतह बना दी। इसके अंदर एक और होगी, ऐसा ही मैंने आपकी तीसरी लेयर बना दी। इसके अंदर एक और होगी, है ना। आप कौन सा कलर दिखाई देगा आपको, ग्रीन ले लेते हैं, ये लो, मैंने आपकी एक और सतह बना दी। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आपकी कितनी सतह बनाई, क्या मैंने आपकी यहाँ पे 4 लेयर बना दी, 4 सतह बना दी मैंने आपकी, ठीक है ना। तो जो बाहर की तरफ है ना, जो बाहर की तरफ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेरोसा, क्या, SEROSA, सेरोसा। ये बाहर की तरफ से देखेंगे तो पहला नंबर होगा इसका, यानी कि सबसे बाहर होगी, आउटर मोस्ट लेयर होगी कौन सी, सेरोसा, सबसे बाहरी, ठीक है ना। फिर उसके अंदर वाली अगर ले लेंगे तो कौन सी, मसल लेयर होती है ना, मस्कुलरिस, है ना, है ना। ये 2-3 पार्ट में ये भी डिवाइडेड होती है, सर्कुलर होती है कि लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ये सब यहाँ पे अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी लेयर, उसके बाद अंदर से तीसरी लेयर तो होती है कौन सी, सब म्यूकोसा, कौन सी होती है, सब म्यूकोसा। और जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है ना, सबसे अंदर वाली, इसको ही क्या बोलते हैं, म्यूकोसा, क्या बोलते हैं इसको, म्यूकोसा। बात समझ में आ गई ना। तो जितने भी आपके जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड पूरे एलिमेंट्री कैनल में, अगर स्टोमक की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो भी है, जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, है ना, वो अंदर वाली लेयर में होते हैं, अंदर वाली लेयर यानी कि कौन सी, म्यूकोसा में होते हैं, कौन सी में, म्यूकोसा में, ठीक है ना। म्यूकोसा क्या है, ये इनर मोस्ट लेयर है, कौन सी है, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है ना, यानी कि कौन सी, अंदर वाली, कौन सी लेयर है आपकी, अंदर वाली लेयर, है ना, सबसे अंदर वाली, सबसे अंदरूनी है वो कौन सी है, म्यूकोसा लेयर, है ना। और यही जैसे इंटेस्टाइन मानो, तो जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी बदलाव, है ना, अपने आप में इसने किए हैं, वो इसी की अंदर वाली लेयर में, जो भी अपन बात कर रहे थे, है ना, वॉल्स ऑफ कर्किंग है ना, या फिर जो भी तमाम प्रकार के बदलाव हैं, जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पता किस लेयर में, मान लो यहाँ पे इसी अंदर वाली लेयर में होंगे, जैसे यहाँ पे हो गए, ठीक है ना, जैसे विलाई है, माइक्रोविलाई है, यहाँ पे ऐसे, ये लो, इसमें मान लो ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशन हो गए, ठीक है ना। तो अब मान लो ये अंदर वाली लेयर में जब मॉडिफिकेशन हो गए, तो मैंने अभी जैसे ये मॉडिफिकेशन आपके बनाए ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो एक लाइन अगर अभी ये इंटरसाइन ऐसे जा रही है, उसमें इस तरीके के बदलाव कर दिए जाएं, तो उसकी सतह का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है, मॉडिफिकेशन के द्वारा जो सरफेस एरिया को बढ़ा दिया गया है ना, सरफेस एरिया को क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है, ताकि सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा हो और एब्जॉर्प्शन के लिए सतह
ज्यादा से ज्यादा बड़ी हो, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या हो पाए, एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, अवशोषण ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो पाए। ये रीजन होता है इसका, है ना, सरफेस एरिया बढ़ाने का। ठीक है, जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, तमाम प्रकार की चीजें वो इस लेयर में, मान लो यहाँ अंदरूनी लेयर में होते हैं, कुछ एक दो यहाँ भी होते हैं ना, ऐसे करके, है ना। ये सब आपका मैंने एक आउटलाइन दिया है आपका क्या, हिस्टोलॉजी की अगर अपन बात करें ना, इसमें है ना 4 लेयर है आपकी। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है पहली कौन सी, सेरोसा। उसके नीचे मान लो आपको अगर ऐसे समझाएं कि बाहर से अपन प्याज छील रहे हैं ना, ऑनियन प्याज, तो आपने जो पहली परत आपने छीली प्याज की वो बाहर से ही छीलेंगे, तो सिर्फ सबसे बाहर वाली परत आपने जो छीली प्याज की वो कौन सी है, इंटेस्टाइन में सबसे बाहर वाली, सेरोसा। ठीक है ना, तो एक परत छिल गई। अब दूसरी परत दिखाई देने लगी, तो वो कौन सी परत दिखाई देने लगी, मस्कुलरिस। ठीक है ना, फिर उसको आपने निकाल के बाहर कर दिया। फिर तीसरी परत दिखाई देगी, वो कौन सी है, सब म्यूकोसा, उसको भी निकाल दिया। फिर जो लास्ट चौथी परत सबसे अंदरूनी परत दिखाई देगी इंटेस्टाइन में, वो कौन सी होगी, म्यूकोसा। कौन सी होगी, म्यूकोसा। यहाँ पे आपको 4 लेयर क्लियर हो गई, है ना, सेरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा और म्यूकोसा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने आपको ये लेयर्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक ज्ञान या बेसिक जानकारी दे दी है। ठीक है ना, इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या होता है, वो सब अपन अच्छी तरह से डीपली अगले 1-2 लेक्चर्स के अंदर ही कवर करेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो देखो थर्ड सेगमेंट जो आया वो क्या क्या है, विलाई। ठीक है ना, चौथा है वो क्या है, माइक्रोविलाई। विलाई और माइक्रोविलाई में क्या अंतर है, माइक्रोविलाई विलाई जैसी ही हैं, है ना, छोटी छोटी हैं वो माइक्रोविलाई, उनको बोल दिया आपने। जैसे अगर ऐसा कहें कि विलाई जो है वो मदर है और माइक्रोविलाई है डॉटर, यानी कि जो विलाई है वो माता है और जो माइक्रोविलाई है वो उसके बच्चे हैं, है ना। इस तरीके से छोटे छोटे मॉडिफिकेशन जो आप यहाँ पे प्रॉपर देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, मैं आपको अगर यहाँ पे दिखा दूं, ये मॉडिफिकेशन आपको दिख रहे हैं ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो मैंने वहां पे ऊपर अंदर वाली लेयर आपको बनाई दिखाई थी ना, वो इस तरीके के उसी में होंगे। ये लो आपके इस तरीके मॉडिफिकेशन ये दिख रहे हैं ना, कुछ ऐसे ये दिखाई दे रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये सब क्या है, ये सब विलाई है ना। इसमें जो छोटी छोटी दिखाई दे रही होंगी उनको माइक्रोविलाई बोल देंगे। तो ये सब होती है, ये सब आपके इंटेस्टाइन के अंदर वाली लेयर में, यानी कि कौन सी लेयर थी अंदर वाली, म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। ये मॉडिफिकेशन है, इस तरीके से आपकी विलाई दिखाई देती हैं। ठीक है ना, इस तरीके से ये सब आपको क्लियर आउट हो गई चीजें। ठीक है ना, तो विलाई क्या होता है, माइक्रोविलाई क्या होता है। ठीक है ना, ये विलाई क्या करती है, सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं एब्जॉर्प्शन में। ठीक है ना, विलाई क्या करती हैं आपकी, सबसे ज्यादा हेल्प आउट करती हैं किसमें, एब्जॉर्प्शन में, है ना, अवशोषण करने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करती है, विलाई। कौन करती है सबसे ज्यादा हेल्प आपकी, विलाई। कौन करती है सबसे ज्यादा हेल्प, विलाई। ठीक है, अब इसको बोलने के लिए कुछ लोग विलाई बोलते हैं, कुछ लोग विली बोलते हैं, है ना। तुम लोग तो बिल्ली भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट करें, आगे बढ़े। ये लो भाई, आगे क्या है अपना, वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो गया, खत्म। ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन अपन ने पढ़ लिया। बात आई है किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना, किसकी आई है, लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है भाई साहब, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। देखो लिखा हुआ है क्या है, लार्जर इन डायमीटर। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इनके डायमीटर के बेस पे, है ना, इनकी चौड़ाई के आधार पे इनको स्मॉल और लार्ज यानी छोटे बड़े का दर्जा दिया गया है। ठीक है ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर कैसा होगा, लार्जर होगा, है ना। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के आप 3 पार्ट के बारे में जानते होंगे। ये लो आपके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, पहला पार्ट
सीकम, फिर कोलोन, लास्ट पार्ट है क्या, रेक्टम। क्या है भाई साहब, पहला पार्ट देखेंगे क्या है, सीकम, फिर है कोलोन, फिर है क्या, रेक्टम। ठीक है, इसमें से कोलोन के बारे में तो आपको जानकारी बहुत खतरनाक तरीके से मैंने पहले ही दे दी है ना। असेंडिंग कोलोन ऊपर जाती है, फिर ऐसे तिरछी आती है कौन सी, ट्रांसवर्स कोलोन, फिर नीचे आती है कौन सी, डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है ना, करंट की तरह याद रखो ना, क्या एसी, ये क्या है डीसी, एसी का मतलब एसी डीसी करंट होता ना, एसी का मतलब असेंडिंग कोलोन, डीसी का मतलब डिसेंडिंग कोलोन, है ना। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, कोलोन के बारे में बता दिया। उसके बाद लास्ट पार्ट क्या होता है, रेक्टम। हालांकि ये लास्ट नहीं होता, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के तीन ही पार्ट हैं। उसके बाद आपका एनल चैम्बर आएगा, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है ना, तो तीन पार्ट अपन देख रहे हैं, क्या है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है ना, क्या है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें भाई साहब, सीकम होता क्या है, सीकम होता क्या है, ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जैसे मान लो यहां से खत्म हुई, ठीक है ना, तो यहां से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, मान लो ये लो तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गई। ठीक है, तो सीकम ये वाला हिस्सा है, शुरुआत वाला, शुरुआत वाला हिस्सा क्या है, सीकम, है ना। फिर यहां से क्या, कोलोन शुरू हो जाती है, ये भी कोलोन, ये भी कोलोन, यहां से फिर यहां तक ये भी कोलोन। उसका लास्ट वाला हिस्सा क्या आता है, रेक्टम, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सीकम और रेक्टम दोनों बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो किसका होता है, कोलोन का। क्या होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम पार्ट किसका होता है आपका, कोलोन का। कोलोन का क्या होता है आपका, मैक्सिमम पार्ट होता है। ठीक है ना, देख लेंगे क्या लिखा हुआ है सीकम के बारे में। द लोअर एंड ऑफ द इलियम, अब इलियम क्या है, डेओडोनम, जियोजेनम और इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का आखिरी भाग था कौन सा, इलियम। ठीक है ना, तो वही कह रहा है लोअर एंड ऑफ इलियम, यानी कि इलियम का नीचे वाला हिस्सा ओपन्स एट इलियोसिकल जंक्शन। कौन सा जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है पता है, जो दो चीजों को आपस में जोड़ती है ना, उसको बोल देते हैं क्या, जंक्शन, है ना, दो चीजों को आपस में जोड़ती है। तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होगी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी, तो इन दोनों को कोई चीज जोड़ती है ना, कहीं तो ये जाके जुड़ी होंगी, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या, द लोअर एंड ऑफ इलियम ओपन्स एट इलियोसिकल जंक्शन, है ना, कहाँ पे, इलियोसिकल जंक्शन। ये वाला जंक्शन, यहाँ पे आपकी क्या है, इलियम खत्म हुई, है ना, फिर यहाँ पे क्या, सीकम शुरू हो गई, तो ये वाला जो जंक्शन है ना, इसी को क्या बोल रहे हैं आप, इलियोसिकल जंक्शन। क्या बोल रहे हैं आप, इलियोसिकल जंक्शन। अब यहाँ पे आपके नाम से भी मैं क्लियर करा दूं, क्या दो शब्द हैं इलियोसिकल में, क्या है, इलियो और सिकल, दो वर्ड हैं, क्या है, इलियोसिकल में। यहाँ पे अगर आपको बताऊं, देखो ये कौन सा, इलियो, ILEO, इलियो, फिर ये दूसरा वर्ड कौन सा है, CAECAL, इलियोसिकल। ये कहां से आया पता है, इलियम से, ILIUM। ठीक है ना, ये कहां से आया, सीकम, CAECU। ठीक है ना, ये कहां से आया है, सीकम से आया है। बात समझ में आ गई आपको, हाँ। ठीक है, तो इलियम, इलियोसिकल क्यों आया है पता है ना, क्योंकि मैं आपको एक बार डायग्राम में और थोड़ा सा क्लियर करके देख लो। ये देखो, यहां से जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे ऐसे ऐसे थी, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे ऐसे करके खुल जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो जंक्शन था ना, ये जो जंक्शन है कौन सा, ये वाला जो जंक्शन है, इसी को क्या बोल रहे हैं आप, इलियोसिकल जंक्शन। क्या बोल रहे हैं, ILEO, इलियो, CAECAL, सिकल जंक्शन, JUNCTION, इलियोसिकल जंक्शन। पता है इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में लिंक कर रहा है, ब्रिज है इन दोनों के बीच में, आपस में इन दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है ना, यहाँ से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुई। ठीक है ना, तो ये था आपका क्या, इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है ना।
देखो यहाँ पे, ठीक है। इलियोसिकल जंक्शन क्लियर हो गया। द इलियोसिकल ओपनिंग इज गार्डेड बाय इलियोसिकल वॉल्व, इलियोसिकल वॉल्व, ठीक है ना। अब इलियोसिकल जंक्शन तो है, लेकिन दो गेट हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का ये है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में एक दरवाजा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, लगाना पड़ेगा मतलब इन दोनों के बीच में एक वॉल्व होता है, एक दरवाजा होता है, ठीक है ना। उसी दरवाजे को, उसी वॉल्व को क्या बोलते हैं, क्योंकि इलियम और सीकम के बीच में है, क्या है, वॉल्व है, किसके बीच में, इलियम और सीकम के बीच में, इसीलिए उसको भी क्या बोलते हैं, इलियोसिकल वॉल्व। क्या बोलते हैं, इलियोसिकल वॉल्व। क्या बोलते हैं, ILEOCAECAL, इलियोसिकल वॉल्व, VALVE, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इलियोसिकल वॉल्व बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, क्या है, सीकम इज वेल डेवलप्ड इन रैबिट, ठीक है ना, एंड नॉट वेल डेवलप्ड इन ह्यूमंस, ठीक है ना। ये क्या होता है आपकी रैबिट्स में, क्या होती है, वेल डेवलप होती है, आपके खरगोश में, है ना, खरगोश में ये बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होती है, वेल डेवलप्ड होती है। ह्यूमंस एज कंपेयर टू ह्यूमन, ह्यूमंस में बहुत ज्यादा एडवांस नहीं होती है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई आपको। उसके बाद जंक्शन के बारे में आपने पढ़ा, जंक्शन के बाद ये लो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गई ना। कौन सा पार्ट था ये, कोलोन, ठीक है ना। कोलोन के बारे में देखो, क्या, इट हैज असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट, तीन पार्ट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्या है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट, ठीक है गुरुजी, ये तो बता दिया आपने। इट्स लेंथ इज अबाउट कितना, 100 सेंटीमीटर, कितना उसकी लेंथ, उसकी लंबाई कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर जितनी उसकी लंबाई होती है, ठीक है गुरुजी, है ना। इट बिकम्स अबाउट 150 सेंटीमीटर एट ऑटोप्सी, है ना, क्या, इसकी लंबाई 150 सेंटीमीटर तक बड़ी हो जाती है, 100 से 150 भी हो जाती है, कब, एट द टाइम ऑफ ऑटोप्सी, है ना। ऑटोप्सी का मतलब आपको पता होगा, नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैं बता देता हूँ। ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है भाई, जिस टाइम पे आपका कोई भी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स लेते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई, जिसको आप पोस्टमार्टम के नाम से जानते होंगे, कोई व्यक्ति जाता है पोस्टमार्टम कराने, उसकी मृत्यु, डेथ के बाद पोस्टमार्टम कराने ना, उसी को पोस्टमार्टम को ही क्या बोलते हैं अपन, ऑटोप्सी, है ना। जब उसका पोस्टमार्टम होता है, ऑटोप्सी होती है, तब उसकी लेंथ, इसकी लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। रीजन क्या होता है, इसमें एक लेयर होती है, मसल टोन लेयर, है ना, मसल टोन्स होते हैं, वो ब्रेक हो जाती है, इसकी वजह से वो फैल जाती है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, क्या, ड्यू टू द लॉस ऑफ मसल टोन, है ना, ड्यू टू द लॉस ऑफ मसल टोन, है ना, क्या, ड्यू टू द लॉस ऑफ मसल टोन इन मसल्स, है ना, उसकी जो भी मसल्स होती हैं उसमें क्या लॉस हो जाता है, मसल टोन का लॉस हो जाता है, इसकी वजह से वो उसमें वो क्या हो जाता है, खिंच जाती है ना, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। द वॉल ऑफ द कोलॉन फॉर्म्स आउट पाउचिंग कॉल्ड हॉस्ट्रा, देयर आर नो विलाई प्रेजेंट, ये चीज ध्यान रखने वाली है कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या नहीं होता है, विलाई नहीं होती हैं, क्या नहीं होती हैं, विलाई नहीं होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, नो विलाई आर प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है गुरुजी। तो विलाई, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, तो आप तुरंत कह देंगे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ही कौन कराता था, विलाई ही एब्जॉर्प्शन कराती थी, अवशोषण कौन कराता था, विलाई कराती थी। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई ही नहीं है तो एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, है ना, यानी कि एब्जॉर्प्शन उसमें नहीं होगा। भाई साहब विलाई नहीं है तो एब्जॉर्प्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। ठीक है गुरु जी, एक बात क्लियर हो गई क्या, देयर आर नो विलाई प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई विलाई नहीं होगा, इसका मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। एक और वर्ड यहाँ पे आया क्या, हॉस्ट्रा, ठीक है। हॉस्ट्रा क्या है, हॉस्ट्रा अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, हॉस्ट्रा हेल्प करता है आपका किसमें, वाटर एब्जॉर्प्शन में, किसमें, वाटर एब्जॉर्प्शन, हॉस्ट्रा किसमें हेल्प करता है आपका, वाटर एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। हॉस्ट्रा है क्या, मैं आपको बता दूं, ठीक है। आप लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे, देखेंगे क्या, मैं आपको दिखा दूं, है ना।
तो आप ये इसको सेगमेंटेड फॉर्म में देख पा रहे हैं, देखो ये ऐसे बटा हुआ है, ऐसे है ना, ये ऐसे बटे हुए ना, एक इसको इतना मान लो ऐसे, इतने टुकड़ों के फॉर्म में है ना, ये देखो आपको टुकड़ों के फॉर्म में दिख रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। तो इन्हीं को क्या बोल रहे हैं आप, हॉस्ट्रा। इन्हीं को क्या बोल रहे हैं आप, हॉस्ट्रा, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, ये हॉस्ट्रा किस काम में आते हैं, हॉस्ट्रा क्या है, इसमें मूवमेंट कराते हैं। जैसे कोई आपका डाइजेस्टेड जो भी फूड है यहाँ तक पहुंचा, ठीक है ना, तो मान लो ये दो हॉस्ट्रा को अपन ने हाथों के रूप में इमेजिन कर लो आप, एक हॉस्ट्रा ये है, एक हॉस्ट्रा दूसरा ये है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप क्या मानेंगे, इसके अंदर क्या है, जो खाना है ना, डाइजेस्टेड फूड है, जो खाना खाया था वो इसके अंदर तक पहुंच गया है, ठीक है ना। इसमें खाना यहां से यहां तक आता कैसे है, इन्हीं हॉस्ट्रास की हेल्प से आता है। इसमें मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट अगर अपन कहें तो उसमें होता है, जो हॉस्ट्रा मूवमेंट कराते हैं। देखो एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा होता था, उसमें इसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट है ना। इसमें देखो हॉस्ट्रा की बात करें तो ये दो हॉस्ट्रा मैंने मान ली, एक ये एक है, ठीक है ना। मानो पहले ये है, इसमें खाना अभी है, ठीक है, तो इसमें खाना अभी है, तो ये स्क्वीज करेगा अपने आप को, यानी कि उसको दबाएगा, ठीक है। ये अपने आप को दबा लेगा, तो यहां से खाना निकाल के दूसरे वाले में आ जाएगा, फिर ये दबा लेगा तो इससे खाना निकाल के फिर आगे जो तीसरा होगा उसमें ये दबाएगा, ये दबाएगा, ऐसे करके वो खाना यहाँ से यहाँ के आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उस खाने की मूवमेंट होती जाएगी, ठीक है ना। जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड है उसकी मूवमेंट आपकी होती जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको हॉस्ट्रा क्लियर हो गया, मेनली क्या काम करता है, मूवमेंट का और वाटर एब्जॉर्प्शन का, है ना। वाटर एब्जॉर्ब कहाँ होता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, कौन कराता है, हॉस्ट्रा। ये दो चीजें याद रखना, ठीक है ना। और विलाई तो उसमें प्रेजेंट होते नहीं है, विलाई कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं विलाई आपके, विलाई कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। विलाई कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में प्रेजेंट होते हैं आपके क्या, विलाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखो आपका कोलोन का खत्म हो गया, है ना। कोलोन खत्म हो गया तो अगला पार्ट कौन सा आया आपका, रेक्टम आया। कौन सा आया अगला पार्ट, रेक्टम आया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, रेक्टम, अगला पार्ट क्या है आपका, रेक्टम, है ना। द कोलोन देन कंटिन्यूस इन यूनिफॉर्म ट्यूब कॉल्ड रेक्टम, है ना। कोलोन आपका यहां से पहुंची, ये लो ऐसे ऐसे यहाँ था ना, उसके बाद ही ये किसमें कंटिन्यू कर देगा आपका, किसमें, रेक्टम में। किसमें, रेक्टम। ये जो लास्ट वाला हिस्सा इसको क्या बोलते हैं, रेक्टम। क्या बोलते हैं उसको, लास्ट वाले हिस्से को आप रेक्टम बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, यूनिफॉर्म ट्यूब कॉल्ड रेक्टम। रेक्टम मेनली पता क्या काम करता है, स्टोरेज चैम्बर फॉर फीसेस। जो आपका डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको आप एक्सक्रीट करने वाले हैं, जिसको आप बाहर निकालने वाले हैं टॉयलेट करके, ठीक है ना, जो भी आप बाहर निकालने वाले हैं उसके स्टोरेज का काम करता है क्या, रेक्टम। रेक्टम क्या, स्टोरेज चैम्बर फॉर फीसेस, है ना। आप जैसे बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, ठीक है, तो डिफिकेट करने के पहले, यानी कि आप टॉयलेट करने के पहले, है ना, जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, स्टोरेज चैम्बर है, कहाँ पे वो स्टोर होके रहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही हमने खाना खाया वैसे ही जाके खाना खाने के बाद 10-15 मिनट रुक के फिर टॉयलेट गए, फिर थोड़ी देर में कुछ खाया फिर टॉयलेट गए, नहीं जाते ना। टाइम टेबल होता है सबका, या तो सुबह या शाम को, या फिर किसी किसी लोगों का सुबह या शाम दोनों होता है। तो शाम होने तक या फिर सुबह होने के पहले तक वो कहाँ जाके स्टोर रहता है ना। कहाँ जाके स्टोर रहता है, कहाँ पे, आपका रेक्टम में। कहाँ पे, रेक्टम में। रेक्टम क्या है आपका, स्टोरेज चैम्बर है क्या, रेक्टम। रेक्टम में आपका स्टोर रहता है ना। क्या, मल, मल की बात कर रहे हैं, कहाँ पे स्टोर रहता है आपका, रेक्टम में, ठीक है ना। रेक्टम क्या, स्टोरेज चैम्बर फॉर फीसेस। फीसेस वर्ड आपको अगर अननोन लग रहा होगा तो फीसेस आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बोल रहे हैं ना, जो मल को बोलते हैं फीसेस, है ना। ठीक है, देखेंगे क्या उसके बाद, रेक्टम ओपन्स इनटू ए स्मॉल
बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल कैनाल। क्या? एनल कैनाल। रेक्टम किसमें जाके खुलता है? रेक्टम ओपन्स इनटू ए स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है क्या? एनल कैनाल। क्या? एनल कैनाल। बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल कैनाल, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे पाइल्स। पाइल्स सब लोग आप समझते होंगे, जानते होंगे ना। पाइल्स डिसऑर्डर होता है, बीमारी जिसको कह देते हैं, ठीक है। पाइल्स हेमोरॉइड्स है ना, उसका साइंटिफिक नेम, दूसरा नाम क्या है? हेमोरॉइड्स। क्या होता है? लोकल इनलार्जमेंट ऑफ रेक्टल वेन दैट इज कॉल्ड रेक्टल पेपिला। क्या? रेक्टल पेपिला। रेक्टम में, आपके रेक्टम में एक वेन होती है, ठीक है, एक वेन होती है। वेन का मतलब क्या है? आपका धवनी बोलते हैं शायद उसको हिंदी में, ठीक है ना। सिरा बोलते हैं किसको? आर्टरी को। और धवनी शायद वेन को बोलते हैं। कंफर्म कर लेना आप, हिंदी का मुझे उतना कंफर्म नहीं है कि किसको क्या बोलते हैं, आप देख लेना बेहतर तरीके। जो आपकी रेक्टम में वेन प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं क्या? रेक्टल वेन, जिसको आप बोल रहे हैं, इसका नाम क्या है? रेक्टल पेपिला। क्या नाम है जिसका? रेक्टल पेपिला, ठीक है ना। उसका लोकल एनलार्जमेंट हो जाता है, वो चौड़ी हो जाती है, वो सूज जाती है ना, वो बड़ी हो जाती है। उसके कारण आपका क्या बीमारी उपस्थित हो जाती है? पाइल्स की। क्या बीमारी उपस्थित हो जाती है आपकी? पाइल्स की। क्या हो जाती है? पाइल्स की। PILES, पाइल्स की, है ना। पाइल्स को अगर आप लोकल लैंग्वेज या फिर हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं? पाइल्स को आप बवासीर के नाम से जानते होंगे, है ना। बवासीर के नाम से आप जानते होंगे। कौन सी बीमारी हो जाती है? वो ऐड देखेंगे होंगे ना, हाँ आपने, यहाँ से आप सड़कों से निकल रहे होते, सडनली आपका चेहरा दीवार की तरफ, बगल पे, रोड की बगल वाली दीवार की तरफ घूमता है, और वहां पे एक खूबसूरत सा नज़ारा आपको दिखाई देता है। हकीम रहमानी गुप्त रोगी मिले हर गुरुवार, दिखाई देता है आपको। तो वो इसी टाइप के डॉक्टर होते हैं, गुरुवार एक डॉक्टर होते हैं, वो उनके पास कोई डिग्री विग्री नहीं होती है, वो, है ना। ऐसे लोगों पे यकीन करना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को ना जाके अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि उनके पास एज सच कोई मेडिकल डिग्री होती नहीं है। वो तो फ़ायदा उठाते हैं आपके नासमझी का, बेवकूफ़ी का, आपकी अज्ञानता का, है ना। आपको क्योंकि डर लगता है कि भाई ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये तो बहुत समस्या, शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है ना। बहुत सारे लोगों को ये समस्याएं होती हैं, प्रॉपर तरीके से अच्छे हॉस्पिटल में जाके उसका चेकअप कराना चाहिए। वो एज के साथ साथ मोस्टली लोगों को हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा आप मसाला मिर्च वाला खाना खाते हैं ना, तो वो सब इश्यूज हो जाते हैं। एज के साथ साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, उम्र दराज होते जाएंगे, वैसे वैसे वो दिक्कत बहुत सारे लोगों को हो जाती है। उसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं होती। ऐसे जगह पे ऐसे डॉक्टरों से आप बचाव करिए अपना, नहीं तो वो क्या करते हैं, पहले तो उल्टा सीधा इलाज कर देंगे आपको, पहले तो बीमारी बना देंगे, फिर महीनों तक लटका के रखेंगे, महीनों तक लटका के रखेंगे कि अब ये ठीक हो रही है, अब पता नहीं कोई चूरन पाउडर उल्टे सीधे चीजें दे देते हैं, ठीक है ना। और उसमें कुछ ऐसा ट्रीटमेंट आपका होता नहीं है, ऐसा जिसमें कोई फायदा वायदा होता नहीं है, ठीक है ना। देखिए क्या बताया था, रेक्टल वेन का एनलार्जमेंट हो जाता है, जो जिसको पाइल्स बोल रहे हैं, हेमोरॉइड बोल रहे हैं, उस वेन का नाम क्या है? रेक्टल पेपिला। वेन का नाम क्या है? आप याद रख लेंगे उसका क्या नाम है, उस वेन का क्या? रेक्टल पेपिला। PAPILLA, है ना। क्या बोल रहे हैं उसको? रेक्टल पेपिला, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे क्या, एनल कैनाल ओपन्स आउटसाइड बाई एनस, है ना। एनल कैनाल ओपन्स आउटसाइड बाई एनस। कहाँ पे खुलता है जाके? एनल कैनाल कहाँ पे जाके खुलता है? एनस में जाके खुलता है, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखा दूं, देखो कोलोन की अपन बात कर रहे थे, इसमें ये सेगमेंट छूट गया है अपना, क्या? सिग्मोइड कोलोन। इसके बारे में आपको यही बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए सिग्मोइड कोलोन क्या होता है, इसका कोलोन का जो लास्ट पार्ट है ना, नीचे वाला, ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोल रहे हैं आप? सिग्मोइड कोलोन बोल रहे हैं। सिग्मोइड कोलोन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये होती है कैसी? एस शेप, है ना।
इसका शेप कैसा होता है, एस की तरह होता है, इसीलिए इसको सिग्मॉइड कोलोन बोल देते हैं। ठीक है, एक और ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है सबसे ज्यादा जो कोलोन के कैंसर होते हैं वो इसी एरिया में होते हैं, यहीं पे ऐसे ऐसे करके एक्स्ट्रा सेल्स डिवाइड होने लगती है, फॉर्म होने लगती है ना, ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना, यहाँ पे कैंसर डेवलप हो जाता है। ठीक है ना, सिग्मॉइड कोलोन में होता है आपका, है ना, कोलोनेक कैंसर होता है ना, कैंसर जो होता है आपका यहाँ पे होता है ना, वो इसी एरिया में होता है कोलोन के, कौन से, सिग्मॉइड कोलोन में। ठीक है ना, तो यहाँ से जो एक्सटेंड करें ये वाली चीजें है ना, इसको आप क्या बोल रही हैं, एनल कैनाल। क्या बोल रहे हैं इसको, ये है आपका एनल कैनाल, इसको आप क्या बोल रहे हैं, एनल कैनाल। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे तो ये रेक्टम पिछला वाला हिस्सा था, क्योंकि ये डायग्राम अपना बहुत नीचे तक अभी तो बनाना पड़ेगा, इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ इसके लिए हाल फिलहाल इसको आप भूल जाए रेक्टम को, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है रेक्टम रेक्टम। ठीक है ना, ये मान लो लास्ट वाला हिस्सा जो कोलोन के बाद क्या आता था आपका, रेक्टम आता था। रेक्टम के नीचे अगर अपन बात करें तो क्या आता था आपका, एनल कैनाल। क्या आता था, एनल कैनाल। एनल कैनाल ही नीचे जाके कहाँ खुलता है आपका, जो बाहर की तरफ एक्सटीरियरली ओपन होता है बाहर की तरफ, क्या, एनस, क्या होता है, एनस। ठीक है ना, ये सब चीज है। ठीक है ना, हम्म, क्या लिखा हुआ है, एनल कैनाल ओपन्स आउटसाइड बाई एनस, बाहर की तरफ किसके थ्रू खुलता है, एनस के थ्रू, है ना, एनस से होते हुए वो बाहर की तरफ क्या हो जाता है, खुल जाता है आपका एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है ना, एनस के बारे में आपको बता दें कि मैंने आपको ओरिजिन बताया था, आपका मुख है ना, मैंने बोला था ये बाहरी हिस्सा बाहर की तरफ खुलता है मुख, इसीलिए एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड है। जो एनस है वो भी कैसा ओरिजिन में होता है आपका, एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल ओरिजिन, है ना, क्यों, क्योंकि ये बाहर की तरफ खुलता है। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट लॉजिक बताया था। ठीक है ना, हाँ। अब देखो यहाँ पे एनस इज कंट्रोल्ड बाय एनल स्फिंक्टर, है ना, स्फिंक्टर क्या होता है भाई साहब, ये क्या चीज है नई, एनल इज कंट्रोल्ड बाय एनल स्फिंक्टर। देखिए क्या होता है कि अपन जैसे जब कोई चीज बहुत ज्यादा, किसी किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं, आपको टॉयलेट बहुत जोर से रिफ्लेक्स आया, आपको बहुत जोर से टॉयलेट लगी है, ठीक है, तो आप टॉयलेट को कुछ देर तक क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक तो ये बात हो गई कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये बात अभी रख लेना, ठीक है, क्या कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, स्टोरेज चेम्बर है ना, तो वहां पे भाई चेम्बर है, वो दरवाजा नीचे बंद है, तभी तो वो क्या है, स्टोरेज हुआ हो रखा है वहां पे, है ना। अगर वहां पे कोई दरवाजा नहीं होता, कोई चीज रोकने के लिए नहीं होती, तो वो रुकता ही क्यों, वो तो जैसे ही खाते वैसे ही निकलता जाता, डाइजेस्ट होकर जैसे ही खाते वैसे ही निकलता जाता। आपको पता थोड़ी चलता कि आप बाथरूम तक, टॉयलेट तक जा भी पाए या पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, वो तो जैसे खाया वैसे निकल गया, जैसे खाया वैसे निकल गया डाइजेस्ट होने की बात। ठीक है ना, वैसा नहीं होता है ना, पता क्यों नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जो आपका एनस है, जो आपका एनस है, जो आपका गुदा द्वार है, वो किसके थ्रू, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एनल स्फिंक्टर के थ्रू, है ना। नीचे वाले हिस्से में क्या प्रेजेंट होता है आपका, एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ एनल स्फिंक्टर फाउंड एट द ओपनिंग ऑफ एनस। ठीक है ना, मैं आपको अगर यहाँ पे बना के, ये मान लो यहाँ से आपकी क्या आ रही है, सिग्मोइड कोलोन आ रही है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, रेक्टम हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको देखो ये मान लो एनस हो गया, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, एनस हो गया। तो आप देखेंगे क्या कह रहे हैं, टू टाइप्स ऑफ एनल स्फिंक्टर आर फाउंड एट द ओपनिंग। यहाँ पे क्या होता है, ओपनिंग जो होती है यहाँ पे टू टाइप ऑफ एनल स्फिंक्टर होती हैं, ठीक है ना। कौन सा, इंटरनल एनल स्फिंक्टर इनवॉल्यूंटरी वाइल एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज वॉल्यूंटरी। मतलब दो स्फिंक्टर की बात करें, एक अंदरूनी और एक बाहरी, ठीक है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। मैं इसको अलग से यहाँ पे आपको बना के समझा देता हूं, ठीक है ना। क्या, जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है आपका, ये मान लो दो स्फिंक्टर हैं आपके, एक ये मान लिया, एक ये मान लिया, ठीक है, ये पूरा आपका एनल कैनाल हो गई, ठीक है ना। तो ये जो स्फिंक्टर है ना, वो कैसा होता है आपका, इन वॉल्यूंटरी,
एक्सटर्नल होता है वो कैसा होता है, वॉलेंट्री। ठीक है ना। अब इनका मतलब क्या होता है भाई साहब, इनवॉल्यूंटरी और वॉल्यूंटरी का मतलब क्या होता है। इनवॉल्यूंटरी का मतलब ये होता है जिसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिसकी मूवमेंट को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिस पे अपना कोई बस नहीं चलता है। जैसे कि अपनी जो दिल की धड़कन है, हार्ट बीट हो रही है, उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। वो दिल तो अपना धड़क रहा है, जैसे धड़क रहा है वैसे ही धड़क रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या है, इनवॉल्यूंटरी है, ठीक है, जिसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, जिसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वॉलेंट्री क्या होता है, जो एक्सटर्नल है, बाहरी है। ये मैं लिख दूं यहाँ पे, कौन सा, बाहरी स्पिंक्टर है ना ये अंदर वाला है, ठीक है ना। जो बाहरी स्पिंक्टर है, इसको अपन कैसा कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अंदर वाले को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसी के लिए ही आपने इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री शब्दों का प्रयोग किया है वहां पर, ठीक है ना। दो चीज क्लियर हो गई आपकी क्या, भाई एनस है वो आपका एनल स्पेंक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। स्पेंक्टर भी दो प्रकार के यहाँ पे, एक इंटरनल भाई साहब है ना, जो अंदर की तरफ है उसको इंटरनल बोल रहे हैं, जो बाहर की तरफ है उसको एक्सटर्नल, है ना। जो अंदर की तरफ है उसको क्या बोल रहे हैं, इंटरनल, बाहर की तरफ है उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर, है ना, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा स्पेंक्टर आपका कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा स्पेंक्टर कंट्रोल नहीं कर सकता है, मतलब इनवॉलेंट्री कौन सा है, वॉलेंट्री कौन सा है, भाई अंदर वाला इनवॉलेंट्री है कि बाहर वाला इनवॉलेंट्री है। ये सब चीजों के बारे में ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप क्लियर करके देख लो, क्या इंटरनल स्फिंक्टर है ना, क्या है, इनवॉलेंट्री है, और एक्सटर्नल कैसा है, वॉलेंट्री है। मतलब एक्सटर्नल को अपन कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरनल को नहीं कर सकते हैं। अब एक चीज और है यहाँ पे, मैं आपको अगर याद कराने के लिए एक कॉन्सेप्ट या फिर लॉजिक बता के दे दूं, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो इंटरनल है वो कैसा है, इनवॉलेंट्री। ये ध्यान से देखना, आई से इनवॉलेंट्री, आई से इंटरनल, है ना। तो आई का आप मैच मिला दो किससे, आई से। इंटरनल स्फिंक्टर है तो कैसा, इनवॉलेंट्री, आई से आई का मैच करा दो, आई से इंटरनल, आई से इनवॉलेंट्री। चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई आपको चीजें, है ना, कैसे उसको याद रखना है, इंटरनल कैसा है, ठीक है ना, इनवॉलेंट्री है। तो यहाँ पे ये आपका रेक्टम का पार्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। आपने एनल चैम्बर भी पढ़ लिया, है ना, एनल चैम्बर भी पढ़ लिया और एनस भी पढ़ लिया, ठीक है ना। अब देखो मैं इसमें बेसिक डायग्राम आपको बना के ये इसके बारे में भी थोड़ा सा समझा दूँ, जितनी बातें भी मैंने अभी आपको बताई हुई हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती थी, शुरू होती थी, ठीक है ना। आपका जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में बना के बता रहे थे, ये आपका ऑर्गन छूट गया है यहाँ पे, ठीक है ना। इसी के लिए ही यहाँ पे एक डायग्राम लगाया, ठीक, क्या है, कौन सा है, अपेंडिक्स, ठीक है ना। इसको आप बोलते हैं क्या, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है ना। ये कौन सा कैसा है आपका, वेस्टिजियल, वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल मतलब जिसका कोई प्रयोग, कोई उपयोग नहीं है, ठीक है ना। ये पहले के टाइम पे डेवलप होता था, पहले के टाइम पे, है ना, आदि मानवों के टाइम पे, बहुत पहले के टाइम पे। अब इसका कोई ऐसा रोल नहीं है, अब सिर्फ ये दिक्कत देने के काम आता है। वो तो क्योंकि पड़ा हुआ है तो पड़ा ही हुआ है। कभी कभी क्या है इसमें, ये इसकी लेंथ बढ़ने लगती है ना, इसकी लंबाई लंबाई बढ़ने लगती है ना, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, पेट में बहुत जोरदार दर्द होने लगता है कई बार। तो फिर डॉक्टर बुलाता है कि भाई ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट करके, मैंने 2-4 क्लासेस में पहले सेकंड या थर्ड क्लास में इसके बारे में बताया था। ऑपरेट करके क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, और काट के बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे स्टेचेस लगा देते हैं, बंद कर देते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका काम जब है ही नहीं तो क्यों रखना बॉडी में दर्द देने के लिए, ठीक है। तो एज सच इसका कोई काम है नहीं है, ठीक है ना। फिर आपकी ये क्या है, असेंडिंग कोलन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, ट्रांसवर्स कोलन के बारे में। ये आपका क्या है, डिसेंडिंग कोलन, है ना, डीसी डिसेंडिंग कोलन। इसके बाद सिग्मोइड कोलन हो गया, उसके बाद ये क्या है आपका रेक्टम हो गया, ठीक है ना।
अब ये नीचे वाला हिस्सा जो बाकी का है वो यहाँ पे देख लो, जो मैं एनल चैम्बर की बात कर रहा था, ये देखो यहाँ पे आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ये चैम्बर है ना आपका, ये चैम्बर, ये क्या है आपका एनल चैम्बर है ना, यहाँ से आप डिफीक करते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस है ना खाना खाने का, खाना खाए उसको इंजेशन बोलते हैं। क्या इंजेशन, उसको क्या बोलते हैं इंजेशन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको इंजेशन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं खाना खाने का प्रोसेस इंजेशन। है ना, क्या खाना खाने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं इंजेशन। ठीक है ना, उसके बाद आता है क्या आपका डाइजेशन। पाचन। उसके बाद आया क्या आपका एब्जॉर्प्शन। अवशोषण। क्या आया आपका उसके बाद अवशोषण। उसके बाद एब्सॉर्प्शन के बाद क्या आया एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन है ना, बाहर निकालने वाला जो भी काम होता है ना एक्सक्रीशन। ठीक है ना, इसी को एक्सक्रीशन को ही क्या बोल रहे हैं डिफिकेशन भी बोल देते हैं ना, डिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टॉपिक आया आपका, क्या एक और टर्म आया डिफिकेशन, है ना डिफिकेशन। ठीक है, डिफिशिएट करना है ना, डिफिकेट करना, डिफिकेट करना यानी कि जो भी आपकी फिश, FAECES फिशेस, यानी कि जो भी आपका क्या है ये वेस्ट मटेरियल है। वेस्ट मटेरियल क्या है, वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं आप बाहर निकाल देते हैं कि नहीं निकाल देते, एक्सक्रीट कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं ना। उसी वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल को आप सुबह जब टॉयलेट जाते हैं तो बाहर कर देते हैं, उसी को क्या बोल रहे हैं आप डिफिकेशन। है ना, क्या बोलते हैं डिफिकेट करना, है ना डिफिकेट करना का मतलब क्या कह सकते हैं आप, टॉयलेट जाना या फिर टॉयलेट करना, है ना पासिंग या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना डिफिकेट करना, है ना उसको बोलते हैं क्या डिफिकेशन। है ना, जो भी आपने खाना खाया था उसको पचाया था, अवशोषित किया था, उसके बाद जो सॉलिड और सेमी सॉलिड पार्ट बचा हुआ है ना उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा ना, है ना उसको ही क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस होती है बाहर निकालने की, जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं डिफिकेशन। है ना डिफिकेट करना, ठीक है ना डिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, के बारे में सिग्मॉइड कोलन के बारे में तो आपको बता ही दिया है, कैसा शेप का होता है ये एस शेप का होता है। ठीक है ना, तो आज की क्लास अपने यहाँ तक के लिए रखते हैं। ठीक है ना, बाकी देखेंगे अब अगली क्लास में, है ना। तब तक ऐसा जितना भी होता जा रहा है वो पढ़ते जाइए। ठीक है ना, और यहाँ तक आपका लार्ज इंटेस्टाइन ये पूरा सिस्टम खत्म हो गया, इसके बाद अपन बात करेंगे क्या रह गया। आपको याद आया होगा कि आपके एसेसरी जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सहायक पाचन की जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना, यंत्रियाँ तंत्रियाँ, है ना जो भी है, जो भी एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसे पेंक्रियास हो गया, आपका लीवर हो गया, है ना इन सब चीज़ों के बारे में बचा है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए जितना पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, मौज करो, मस्ती करो, है ना। बाकी जो भी इंग्लिश की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं वो भी अगर आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं ना एज सच। तब तक के लिए मौज करो, मस्ती करो, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय भवानी।